स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे हम लेकर रहेंगे। ये नारा किसने दिया है? स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे हम लेकर रहेंगे। ये बात किसने कही? तो याद रखिएगा, ये बात जो कही है बाल गंगाधर तिलक ने। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे हम लेकर रहेंगे, ये किसने कही है? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा है? स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे हम लेकर रहेंगे। ये बात किसने कही है मेरे भाई? बाल गंगाधर तिलक ने कही है। अगला उसी में देखिए, नारा से ही संबंधित है, जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री, ध्यान रखिएगा, लाल बहादुर शास्त्री देश के दूसरे प्रधानमंत्री थे। लाल बहादुर शास्त्री जो थे देश के दूसरे प्रधानमंत्री। पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, इसके बाद इनको हटने के बाद जो देश के प्रधानमंत्री बने वो कौन बने? लाल बहादुर शास्त्री। मेरे भाई एक क्वेश्चन और ध्यान रखिएगा, लाल बहादुर शास्त्री का जो समाधि स्थल है उसको विजय घाट के नाम से जानते हैं। जीत किसकी होती है? विजयी किसकी होती है? बहादुरों की विजयी होती है। तो मेरे भाई ध्यान से रखिएगा, जो बहादुर है यानी लाल बहादुर शास्त्री, इनका जो समाधि स्थल होगा वो कौन सा होगा? विजय घाट। विजय किनका होता है? बहादुरों का विजय होता है। बहादुर विजय, जो बहादुर है उसका विजय जरूर होगा। तो यहाँ से आप ध्यान रख सकते हैं, लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल का क्या नाम है? विजय घाट। लाल बहादुर शास्त्री देश के दूसरे प्रधानमंत्री थे और लाल बहादुर शास्त्री जो है, इनका जन्मदिन हम लोग 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन ही मनाते हैं। 2 अक्टूबर को हम लोग 2 महापुरुष का जन्मदिन मनाते हैं। एक तो महात्मा गांधी 2 अक्टूबर, दूसरा लाल बहादुर शास्त्री। इनका भी जन्मदिन कब मनाते हैं? 2 अक्टूबर को। तो ध्यान रखिएगा, 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के साथ में लाल बहादुर शास्त्री का भी जन्मदिन हम लोग मनाते हैं। क्लियर है? अच्छा, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री देश के दूसरे प्रधानमंत्री थे और इनके समाधि स्थल को हम लोग विजय घाट के नाम से जानते हैं। इनका जो लाल बहादुर शास्त्री जो नारा दिए थे, जय जवान जय किसान। क्लियर है? अच्छा, अगला देखते हैं, जय जवान जय किसान और जय विज्ञान। मेरे भाई ध्यान से, ये जो है जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया है? अटल बिहारी वाजपेयी। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने? अटल बिहारी वाजपेयी। ध्यान रखिएगा, अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी ने नारा दिया है जय जवान जय किसान जय विज्ञान। मेरे भाई, इनका जो जन्मदिन हम लोग मनाते हैं 25 दिसंबर को। कब मनाते हैं? 25 दिसंबर को, और सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं। किस रूप में मनाते हैं? सुशासन दिवस। 25 दिसंबर को मनाया जाता है सुशासन दिवस। 25 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? सुशासन दिवस। तो ध्यान रखिएगा, ये 3 क्वेश्चन था कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा किसने दिया है? बाल गंगाधर तिलक ने। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया है? लाल बहादुर शास्त्री ने। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया है? अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी ने भारतीय जनता पार्टी का गठन 1980 में किया था। अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा भारतीय जनता पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया था? अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा 1980 में। ध्यान रखना, उन्हीं ने नारा दिया है कि जय जवान जय किसान जय विज्ञान। अटल बिहारी का जो जन्मदिन हम लोग प्रत्येक वर्ष मनाते हैं 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखो, अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो याद रखिएगा, महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले। मेरे भाई ध्यान रखिएगा आप लोग, गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो याद रखिएगा, एमजी रानाडे। एमजी रानाडे। एमजी रानाडे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु कौन थे? एमजी रानाडे। मेरे भाई, महात्मा गांधी की बात करें, महात्मा गांधी का जन्मदिन हम लोग कब मनाते हैं? 2 अक्टूबर को। प्रत्येक वर्ष 2 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? गांधी जयंती। और इसी दिन मनाया जाता है क्या? लाल बहादुर शास्त्री का भी जन्मदिन। क्लियर है? महात्मा गांधी की बात करें
मेरे भाई महात्मा गांधी हमेशा के लिए दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस कब आए? 9 जनवरी 1915 ईस्वी को। इसीलिए 9 जनवरी को प्रत्येक वर्ष भारत में मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। और भारत में प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की जो परंपरा शुरू हुई वो 2003 से शुरू हुआ है। प्रवासी भारतीय दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। पहली बार इसको कब मनाया गया? 2003 ईस्वी में मनाया गया। तब से लेकर प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं। एक क्वेश्चन और महात्मा गांधी से याद रखिएगा आप लोग कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में ही किया। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ पर किया? दक्षिण अफ्रीका में। लेकिन अगर क्वेश्चन में आ जाए महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कब किया या कहाँ किया, तो याद रखिएगा चंपारण। कब? 1917 ईस्वी में। महात्मा गांधी ने भारत में पहला सत्याग्रह कहाँ शुरू किया? तो चंपारण के अंदर 1917 ईस्वी में, नील की खेती करने के विरोध में। हाँ, इसी का दूसरा नाम है तिनकटिया पद्धति भी। भारत में पहली बार उनको पता चला कि यहाँ पर किसानों पर अंग्रेजों ने बहुत ज़्यादा अत्याचार कर रहे हैं। किसके दौरान, किस दरमियान? चंपारण सत्याग्रह। चंपारण जब वो भारत आए थे, भारत से चंपारण जब आए 1917 ईस्वी में, उसी समय उसको पहली बार पता चला कि यहाँ पर किसानों के ऊपर में अंग्रेजों ने बहुत ज़्यादा अत्याचार कर रहा है। उसी के विरोध में महात्मा गांधी ने एक सत्याग्रह किया जिसका क्या नाम है? चंपारण सत्याग्रह। और नील की खेती करने के विरोध में किसान विरोध कर रहे थे, इसलिए इसको तिनकटिया पद्धति भी कहते हैं, है ना, ध्यान रखिएगा। तिनकटिया पद्धति क्या है? यानी कि 4 में से 1 हिस्से पर उसको नील की खेती करना अनिवार्य था। इसी को क्या बोलेंगे? तिनकटिया पद्धति। अगला क्वेश्चन देखो अगला क्वेश्चन है, सर या नाइट की उपाधि किसने अंग्रेजों को वापस करी? तो इसका जो सही आंसर होगा, सर यानी नाइट की उपाधि को अंग्रेजों को किसने वापस करी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। किसने वापस करी थी? रविन्द्रनाथ टैगोर। ध्यान रखिएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद, तुरंत बाद जो है सर यानी नाइट की उपाधि अंग्रेजों को वापस कर दी। ध्यान रखिएगा, किसने वापस करी? रविन्द्रनाथ टैगोर। मेरे भाई जलियांवाला बाग हत्याकांड। अच्छा, अब हम थोड़ा आप लोगों को कहानी सुना देते हैं, सुन लीजिए। ये बात है 1919 ईस्वी का। कब की बात है? 1919 ईस्वी का। 1919 ईस्वी में भारत में एक अधिनियम आता है और ये अधिनियम का नाम है रॉलेट एक्ट। इस अधिनियम का क्या नाम है? रॉलेट एक्ट। इसी का दूसरा नाम है काला कानून। इसी का दूसरा क्या नाम है? काला कानून। और इस रॉलेट एक्ट के द्वारा क्या होता था? किसी भी व्यक्ति को पकड़ के जबरदस्ती जेल के अंदर डाल दिया जाता था। इसी का नाम है काला कानून, क्योंकि इसमें इसी का एक और नाम है नो अपील, नो दलील, नो वकील का कानून। यानी कि आप कोई भी अपराध नहीं भी किए हैं फिर भी आपको पकड़ के जेल के अंदर बंद कर दिया जाता था। तो इसी क्रम में याद रखिएगा, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल, इनको पकड़ के जेल के अंदर बंद कर दिया। अब भारत के इस समय स्वतंत्रता संग्राम जो है बहुत जोरों पे था। स्वतंत्रता संग्राम की बहुत ज़्यादा लहर पकड़ चुकी थी देश के अंदर। लोग हर तरह से स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए तैयार थे। इसी क्रम में भारत में एक अधिनियम आता है जिसका क्या नाम है? काला कानून। और इस काला कानून के अंदर से क्या होता है? किसी भी व्यक्ति को पकड़ के जेल के अंदर बंद कर दिया जाता था। इसका क्या नाम है? काला कानून। वैसे इसका नाम था रॉलेट एक्ट। क्या नाम था? रॉलेट एक्ट, काला कानून। या इसी को बोलते हैं नो अपील, नो दलील, नो वकील। और इसी कानून के विरोध में जब गिरफ्तार कर लिया डॉक्टर सैफुद्दीन और सत्यपाल को, तो इन्हीं के विरोध में जलियांवाला बाग के अंदर एक आम सभा आयोजित की गई थी। आम सभा, केवल क्या आयोजित की गई थी? आम सभा। आम सभा का डेट जो फिक्स था 13 अप्रैल 1919। और संजोग से इस दिन जो है दिन के रविवार थे। कौन सा दिन था? रविवार। तो 13 अप्रैल 1919 को वहाँ के कुछ क्रांतिकारी युवाओं ने मिलकर एक वहाँ पर आम सभा कर रही थी। वहीं पर अंग्रेज़ों को लगा कि हम लोगों के विरुद्ध में कोई साजिश रच रहा है, और अंग्रेज़ों ने वहाँ पर जाके क्या किया? जलियांवाला बाग जो है वहाँ पर इन करने के लिए सिर्फ एक ही रास्ते थे। बाद बाकी पूरा क्या था? घेराबंदी किया हुआ था, पूरा माना बाउंड्री किया हुआ था। इन करने के लिए एक ही रास्ते थे, और अंग्रेज़ ने चारों तरफ से वहाँ पर घेर लिया। और वहाँ के जो क्रांतिकारी थे जो कि आम सभा में भाग लिए थे, उन पर गोली चला दिया। और गोली चलाने से तो हज़ारों लोग मारे गए, उससे ज़्यादा लोग मारे गए
भगदड़ मच गया वहाँ से निकलने के क्रम में। गोली चला तो वहाँ जब भागने लगा वहाँ से हजारों 10,000 20,000 लोगों की संख्या में वहाँ पर बच्चे और व्यक्ति पहुँचे हुए थे आम सभा में। वहाँ से भागने के क्रम में वहीं पर एक कुआं हुआ करता था, उस कुआं में कितने लोग गिर के उनका निधन हो गया। तो भाई साहब ये भारतीय इतिहास के लिए बहुत बड़ी घटना था और बहुत बड़ी क्षति भी था। इसी का विरोध करते हुए रविन्द्रनाथ टैगोर ने तुरंत अंग्रेजों को सर यानी नाइट की उपाधि दे दिया। और इसी के विरोध में महात्मा गांधी ने भारत में पहला जन आंदोलन किया 1920 ईस्वी में, और इस जन आंदोलन का क्या नाम है? असहयोग आंदोलन। इसी जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में महात्मा गांधी ने भारत में पहला अपना जन आंदोलन किया, जिसका क्या नाम है? असहयोग आंदोलन। 1920 ईस्वी में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया, और इसी असहयोग आंदोलन के दरमियान महात्मा गांधी ने केसर ए हिंद की उपाधि अंग्रेजों को वापस करी। क्लियर है? इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बन गए, ध्यान से सुन लीजिए। वैसे ये तो क्वेश्चन है सर यानी नाइट की उपाधि किसने अंग्रेजों को वापस करी, तो ध्यान रखिएगा रविन्द्रनाथ टैगोर ने। रविन्द्रनाथ टैगोर का अगर नाम आता है तो हम लोग कभी भूल नहीं सकते हैं। भारत का राष्ट्रीय गान के लेखक, भारत के राष्ट्रीय गान के लेखक कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही भारत के राष्ट्रगान को तो लिखा ही है, और इसके साथ साथ में बांग्लादेश के गान को, राष्ट्रगान को लिखा। बांग्लादेश के राष्ट्रगान का क्या नाम है मेरे भाई? अमार सोनार बंगलो। याद रखिएगा, अमार सोनार बंगलो के लेखक कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। तो ध्यान रखिएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद अंग्रेजों को सर यानी नाइट की उपाधि वापस करी। महात्मा गांधी ने केसर ए हिंद की उपाधि कब वापस करी? 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन के दरमियान। क्लियर है? देखिए अगला क्वेश्चन जो है, 24 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान सभा की बैठक में संविधान पर कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किया था? संविधान सभा की जब बैठक हो रही थी, अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 ईस्वी को, तो उस समय संविधान को लागू करना था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। इसी बात पे चर्चा हो रहा था। तो कितने सदस्यों ने इस बात पर सहमति दिखाई थी? तो ध्यान रखिएगा 284। कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किया था? 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किया था। 24 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी, और इसी बैठक के अंदर संविधान पर कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किया था? ध्यान रखिएगा 284। आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाए संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? 24 जनवरी 1950 ईस्वी को, और इस दिन कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किया? 284। इस बात को लेकर हस्ताक्षर किया कि संविधान जो है, भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू कर दिया जाए। इसी बात को लेकर हस्ताक्षर किया था कितने सदस्यों ने? 284 सदस्यों ने। हम लोग बात कर लें संविधान सभा की पहली बैठक। देखिए लिखे हैं, संविधान सभा के निर्माण के लिए पहली बैठक कब आयोजित की गई थी? तो याद रखिएगा 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की निर्माण के लिए पहली बैठक कब आयोजित की गई थी? 9 दिसंबर 1946 को। और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, ध्यान रखिएगा इस बात को भी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को इसमें वो अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। संविधान सभा के निर्माण के लिए वो अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। पहली बैठक कब आयोजित की गई थी? 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा के निर्माण के लिए पहली बैठक कब होती है? 9 दिसंबर 1946 को। और इसमें काम क्या होता है? संविधान सभा के निर्माण के लिए वो अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। किनको? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। जितने भी सदस्य थे उन सभी सदस्यों में सबसे एजेड कौन थे? सबसे ज़्यादा उम्र दराज के व्यक्ति कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इसलिए उनको वो अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। ध्यान रखिएगा, संविधान सभा के निर्माण के लिए पहली बैठक कब होती है? 9 दिसंबर 1946 को। और इस काम क्या होता है? इस दिन संविधान सभा के वो अस्थायी अध्यक्ष बनाए जाते हैं। कौन? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अब देखिए संविधान सभा के निर्माण के लिए दूसरी बैठक जो होती है वो होती है 11 दिसंबर 1946 को। कब होती है? 11 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा के निर्माण के लिए दूसरी बैठक कब होती है? 11 दिसंबर 1946। इस दिन जो काम होता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था।
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थाई अध्यक्ष, ध्यान रखिएगा, अस्थाई अध्यक्ष। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थाई अध्यक्ष चुना गया संविधान सभा के निर्माण के लिए। कब? 11 दिसंबर 1946 को। मेरे भाई ध्यान से सुनो, अगर आप लोग से क्वेश्चन आ जाए संविधान सभा के निर्माण के लिए अध्यक्ष किसे बनाया गया था, तो इस कंडीशन में आप आंसर करेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जब तक कि क्वेश्चन में आपको दिखा न दे कि वो अस्थाई पूछा जाए, जब तक वो अस्थाई नहीं पूछा जाए तब तक आप आंसर क्या करेंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन में आपको डिटेल दे दिया कि वो अस्थाई अध्यक्ष का नाम बताइए, तब आप आंसर करेंगे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगर वो अस्थाई की चर्चा नहीं किया गया है तो इस कंडीशन में हम आंसर क्या करेंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मेरे भाई संविधान सभा के निर्माण के लिए पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को, और इस दिन वो अस्थाई अध्यक्ष बनाया गया डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। और संविधान सभा के निर्माण के लिए दूसरी बैठक कब आयोजित होती है? 11 दिसंबर 1946 को, और इस दिन काम क्या होता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थाई अध्यक्ष बनाया जाता है। अब देख लेते हैं संविधान सभा के निर्माण के लिए तीसरी बैठक जो होती है वो होती है 13 दिसंबर 1946 को। कब होती है? 13 दिसंबर 1946 को। और इस दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, JL नेहरू के द्वारा उद्देशिका प्रस्तुत किया जाता है, उद्देशिका। और यही उद्देशिका बाद में चल के क्या बनता है? भारत की प्रस्तावना। उद्देशिका, भारत की उद्देशिका किसके द्वारा पेश किया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई थी 13 दिसंबर 1946 को। इसी दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत के संविधान के निर्माण के लिए उद्देशिका प्रस्तुत किया था। ध्यान रखिएगा, यही उद्देशिका बाद में चल के क्या बना? भारत की प्रस्तावना बना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। भारत की प्रस्तावना, हाँ, भारत की प्रस्तावना को पहले किस नाम से जानते थे? उद्देशिका के नाम से। और उद्देशिका किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। कब प्रस्तुत किया गया? 13 दिसंबर 1946। अब इसी में आगे बढ़ते हैं। अगर बात किया जाए आपसे कि संविधान, सुनो ध्यान से, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946, इस दिन काम किया हुआ डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को वो अस्थाई अध्यक्ष चुना गया। संविधान सभा के निर्माण के लिए दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को। इस दिन क्या काम होता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थाई अध्यक्ष बनाया जाता है। संविधान सभा के निर्माण के लिए तीसरी बैठक कब होती है? 13 दिसंबर 1946 को। इस दिन क्या काम होता है? उद्देशिका प्रस्तुत किया जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। यही उद्देशिका स्वतंत्र भारत में क्या बनता है? भारत की प्रस्तावना बनता है। संविधान सभा के निर्माण के लिए, संविधान सभा जब निर्माण हो गया, पूरी तरह से बन गया, तो अंतिम बैठक कब होती है? 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। कब बैठक होती है? 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक होती है। और उस बैठक में 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर करने के साथ ये बोलते हैं कि भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 ईस्वी को पूर्ण रूप से लागू कर दिया जाए। मेरे भाई एक क्वेश्चन आप लोग कमेंट बॉक्स में निश्चित रूप से छापिएगा कि भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा? भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा? और दूसरा क्वेश्चन छापिएगा, भारतीय संविधान को संविधान सभा ने कब अपनाया? भारतीय संविधान को भारतीय संविधान सभा ने कब अपनाया? ये दो क्वेश्चन को आप लोग कमेंट बॉक्स में छापिएगा। देखिए है, भारत किस वर्ष गणतंत्र हुआ? गणतंत्र होने का मतलब भारतीय संविधान को किस वर्ष लागू किया गया? तो याद रखिएगा, ये जो भारत 26 जनवरी 1950 ईस्वी को क्या हुआ? भारत गणतंत्र हुआ। 26 जनवरी 1950। भारत किस वर्ष गणतंत्र हुआ? 1950। अगर डेट पूछे तो 26 जनवरी। मेरे भाई एक क्वेश्चन आप लोग कमेंट बॉक्स में छापिएगा, भारत का कितने राष्ट्रीय त्यौहार हैं? भारत के राष्ट्रीय त्यौहार, भारत के कितने राष्ट्रीय त्यौहार हैं? राष्ट्रीय त्यौहार, इस त्यौहार के जगह आप लोग पर्व भी यूज कर सकते हैं। भारत के राष्ट्रीय पर्व 3 हैं। कितने हैं? 3। पहले याद रखिएगा 15 अगस्त। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस क्या मनाते हैं? स्वतंत्रता दिवस, स्वतंत्रता दिवस। और दूसरा याद रखिएगा 26 जनवरी को मनाया जाता है गणतंत्र दिवस। क्या मनाया जाता है? गणतंत्र दिवस। और इसके बाद जो है 2 अक्टूबर को मनाया जाता है गांधी जयंती। ये 3 जो है भारत का राष्ट्रीय त्यौहार है, गांधी जयंती।
गांधी जयंती, ये तीनों क्या है भारत का राष्ट्रीय त्यौहार। भारत के कितने राष्ट्रीय त्यौहार हैं? 3। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, इसी दिन भारत स्वतंत्र एक राष्ट्र के रूप में बना था। और 26 जनवरी को भारत में संविधान को लागू किया गया था, इसलिए गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। और 2 अक्टूबर जो है, 2 अक्टूबर को भारत के महापुरुष, इसको कह सकते हैं बापू जी, जिनका नाम है महात्मा गांधी, इनका जन्म था 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को, इसलिए इनके जन्मदिन को मनाते हैं गांधी जयंती के रूप में। तो ये तीनों दिन हमारे लिए क्या है? राष्ट्रीय त्यौहार के रूप में है। भारत का कितने राष्ट्रीय त्यौहार हैं? 3, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस और गांधी जयंती। वैसे ये क्वेश्चन जो है, भारत किस वर्ष गणतंत्र हुआ, तो इसका सही आंसर क्या होगा? 1950 ईस्वी में। अगर इससे कोई और डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसी को बोलेंगे आईएनसी, की स्थापना किस वर्ष हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कांग्रेस पार्टी की जो स्थापना हुई है, ध्यान रखिएगा आप लोग, 28 दिसंबर 1885 को, 28 दिसंबर 1885 को किसके द्वारा स्थापना किया गया? तो ध्यान रखिएगा, ए.ओ. ह्यूम जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। ए.ओ. ह्यूम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। स्थापना कब हुआ? 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को। अच्छा, 1885 में जो अधिवेशन हुआ था, यानी स्थापना हुआ था, कहाँ स्थापना हुआ था? मुंबई के अंदर स्थापना हुआ था। और इस मुंबई में जब स्थापना हुआ था तो इस यहाँ पर अधिवेशन भी हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? W.C. बनर्जी। आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना के समय इनके अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? W.C. बनर्जी। लेकिन संस्थापक पूछे तो ए.ओ. ह्यूम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय राजनीतिक दल है। भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय राजनीतिक दल कौन सा है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी। क्लियर है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना 28 दिसंबर 1885 किसके द्वारा? ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। कहाँ पर हुआ था? मुंबई के में हुआ था। किसके द्वारा? सॉरी, इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? W.C. इस अधिवेशन में कितने सदस्यों ने भाग लिया था मेरे भाई? याद रखिएगा, 72 सदस्यों ने भाग लिया था। इसमें पहले अधिवेशन में मात्र और मात्र केवल कितने सदस्य थे? 72 सदस्य थे। बाद में चल के इसकी एक छत्र छाया हो गया, पूरी देश पर कायम किया, शासन कायम किया था। किसने? कांग्रेस ने। जब भी चुनाव हो तो कौन पार्टी चुनाव जीत के आती थी? कांग्रेस पार्टी। तो ध्यान रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। और स्थापना कहाँ पर हुआ था? मुंबई। पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया? W.C. बनर्जी ने। कितने समर्थकों ने मिलकर इसकी स्थापना हुआ था? 72 समर्थकों ने। ये कांग्रेस से संबंधित क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन है, जय हिंद का नारा किसने दिया? जय हिंद। जय हिंद का नारा किसने दिया? ध्यान रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस, S.C. बोस। इसका मतलब हो गया सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया है जय हिंद का। और इसके साथ साथ में एक और नारा दिया है, दिल्ली चलो। कौन नारा दिया है? दिल्ली चलो। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया है? सुभाष चंद्र बोस। इसके अलावा याद रखिएगा, तुम मुझे खून दो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इसका भी नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस। अच्छा, सुभाष चंद्र बोस का जयंती हम लोग प्रत्येक वर्ष कब मनाते हैं? जयंती यानी कि इनका जन्मदिन जो हम लोग मनाते हैं प्रत्येक वर्ष 23 जनवरी को। कब मनाते हैं? 23 जनवरी को। कौन सा दिवस मनाते हैं? पराक्रम दिवस। पराक्रम दिवस। ध्यान रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस का जो जयंती मनाते हैं 23 जनवरी को, पराक्रम दिवस का। 23 जनवरी 1897 ईस्वी इसको इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर? उड़ीसा के कटक में। कहाँ पर हुआ था? उड़ीसा के कटक में। उड़ीसा के कटक। ये कटक जो है राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? कटक। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान मनीला। मनीला की राजधानी, मनीला फिलीपींस देश की राजधानी है।
राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक और अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान मनीला। मनीला फिलीपींस देश की राजधानी है, ध्यान रखिएगा। ये जो क्वेश्चन पूछा गया था, जय हिंद का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष बने। एक बार तो याद रखिएगा 1938 हरिपुरा अधिवेशन, हरिपुरा अधिवेशन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1938 का अधिवेशन हरिपुरा। इसके अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। इसी के तुरंत 1 साल बाद 1939 त्रिपुरी अधिवेशन। दोनों अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने ही नारा दिया है दिल्ली चलो। सुभाष चंद्र बोस ने ही नारा दिया है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस का हम लोग प्रत्येक वर्ष जयंती मनाते हैं। कितने तारीख को? 23 जनवरी को। किस रूप में मनाते हैं? पराक्रम दिवस के रूप में। सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था 23 जनवरी 1897 ईस्वी को। कहाँ पर हुआ था? उड़ीसा के कटक में हुआ था। और कटक जो है राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान है कटक में। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान फिलीपींस देश की राजधानी मनीला के अंदर। ये कुछ क्वेश्चन संबंधित था किससे? सुभाष चंद्र बोस से। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखो क्वेश्चन है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत कब आया? अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत कब आया? तो ध्यान रखिएगा, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में आया वो 1600 ईस्वी में आया। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत कब आया? 1600। देखिए यूरोपीय कंपनी का भारत में आगमन हुआ है। बहुत से यूरोपीय कंपनी भारत आए, तो उसको भी हम आपको बता देते हैं कि कौन कौन सा यूरोपीय कंपनी भारत में और को कब कब आए। तो उसके लिए एक फार्मूला है, याद रखिएगा, शॉर्ट ट्रिक। पुत्र अडा डैड फंसा। देखो पुत्र अडा डैड फंसा, किनको किनको याद रहेगा? पुत्र अडा डैड फंसा, ध्यान रखिएगा, पुत्र अडा डैड फंसा। ये शॉर्ट ट्रिक है। देखिए ये पू से हो जाएगा पुर्तगाली। क्या हो जाएगा? पुर्तगाली। भारत में सर्वप्रथम कौन आए? पुर्तगाली आए। भारत आने वाला पहला जो था वो कौन था? पुर्तगाली। पुत्र अडा डैड फंसा। फिर पुत्र से हो गया ये पुर्तगाली। ओ से हो जाएगा अंग्रेज। ओ से क्या हो जाएगा? अंग्रेज। उसके बाद यहाँ पर है एक शब्द डो, तो डो से क्या हो जाएगा? डो से हो जाएगा डच। डो से क्या होगा? डच। उसके बाद डैड, इससे क्या हो जाएगा? डेनिस। उसके बाद क्या होगा? डेनिस। अब देखिए यहाँ पर है फो, ये हो जाएगा इससे फ्रांसीसी। फो से क्या हो जाएगा? फ्रांसीसी। उसके बाद है सो, सो से हो जाएगा स्वीडिश। तो ध्यान रखिएगा ये जो है भारत आने का क्रम है। यूरोपीय कंपनी का भारत में आगमन, यहाँ पर लिख लीजिएगा, यूरोपीय कंपनी का भारत में आगमन। यूरोपीय कंपनी का भारत में आगमन, भारत में आगमन। उसके लिए सूत्र क्या है? फार्मूला शॉर्ट ट्रिक क्या है? पुत्र अडा डैड फंसा। किनको किनको मेरे भाई बताइए याद रहेगा? पुत्र अडा डैड फंसा। पुत्र अडा डैड फंसा। भारत में आने वाले सबसे पहले पुर्तगाली है जो 1498 ईस्वी में आया था। ध्यान रखिएगा 1498 ईस्वी में पुर्तगाली आए। अंग्रेज कब आया? 1600 ईस्वी में। अब डच कब आया? 1602 ईस्वी में। डेनिस कब आया? 1616 ईस्वी में। फ्रांसीसी कब आया? 1664 ईस्वी में। स्वीडिश कब आया? 1731 ईस्वी में। तो ध्यान रखिएगा भारत में यूरोपीय कंपनी का जो आगमन हुआ इसी क्रम में हुआ। सबसे पहले कौन आए? पुर्तगाली आए 1498 में, फिर अंग्रेज आए 1600 ईस्वी में, फिर डच आए 1602 ईस्वी में, फिर डेनिस आए 1616 ईस्वी में, फिर फ्रांसीसी आए 1664 ईस्वी में, उसके बाद स्वीडिश आए 1731 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा भारत में सबसे पहले आने वाला और भारत से सबसे बाद में जाने वाला कौन है? पुर्तगाली है। पुर्तगाली पे लगभग 400 वर्षों तक शासन, पुर्तगालियों ने भारत के गोवा में 400 वर्षों तक शासन किया। गोवा को छोड़ के 1961 ईस्वी में गया। ध्यान रखिएगा लगभग कितने वर्षों तक शासन किया? 400 वर्षों तक। अंततः 1961 में गोवा को छोड़कर पुर्तगाली हमेशा के लिए गया। तो ध्यान रखना है कि
यूरोपीय कंपनी का भारत में जो आगमन है उसके लिए क्या सूत्र है, क्या फार्मूला है? पुत्र अडा डेड फंसा। किनको किनको भाई साहब याद रहेगा कमेंट बॉक्स में छापिए। पुत्र अडा डेड फंसा। देखिए पुत्र से हो जाएगा पुर्तगाली, ओ से हो जाएगा अंग्रेज, डो से हो जाएगा डच, डेड से हो जाएगा डेनिश, फो से हो जाएगा फ्रांसिस और सो से हो जाएगा स्वीडिश। अब ये क्रम है आने का कि सबसे पहले जो आए कब आए, तो ध्यान रखिएगा पुर्तगाली जो है 1498 ईस्वी में आए, अंग्रेज 1600 ईस्वी में आए, डच 1602 ईस्वी में आया, डेनिश 1616 ईस्वी में आया, फ्रांसीसी 1664 में आया, स्वीडिश 1731 ईस्वी में आया। हम लोग बात कर लेते हैं पुर्तगाली यात्री जो भारत आए सबसे पहले, उसका क्या नाम है? वास्को डी गामा। वास्को डी गामा भारत आने वाला पहला यूरोपीय कौन थे? वास्को डी गामा। यूरोपीय यात्री का क्या नाम था? वास्को डी गामा। ये किस देश से आए थे? पुर्तगाल से आए थे। किस तिथि को आया था वो भी याद रखिए, 17 मई 1498 ईस्वी को। कहाँ पर आया था? केरल के कालीकट में। और केरल के कालीकट के राजा हुआ करते थे जमोरिन। केरल के कालीकट के राजा कौन हुआ करते थे? जमोरिन। मेरे भाई इस जमोरिन ने इनका भव्य स्वागत किया और जाते टाइम में ना इसको मेरे भाई मसाला दे दिया। और जब मसाला को अपने देश में ले जाके इन्होंने बेचा तो जो यहाँ 1 रुपया का सामान था वहाँ पर जाके उसका कितना दाम हो गया? 60 रुपया। इतना ज़्यादा मुनाफा। हाँ, इसीलिए वहाँ से अलग अलग कंपनी बन के भारत आना शुरू किया। इसी क्रम में सबसे पहले कौन आए? पुर्तगाली के बाद अंग्रेज आए, फिर डच आए, डेनिश आए, फ्रांसीसी आए, स्वीडिश आए। तो ये माना जाता है भारत का खोज किसने किया? वास्को डी गामा नहीं। वास्को डी गामा सबसे पहले भारत कब आया था? 17 मई 1498 को। कहाँ पर आए थे? केरल के कालीकट में आए थे। और वहाँ के शासक का क्या नाम था? जमोरिन। और इस जमोरिन ने भव्य स्वागत किया था। जाते टाइम में इनको क्या दिया? मसाला दिया। और मसाले का व्यापार करके उनको 60 गुना मुनाफा हो गया। ऐसा अभी तक कोई काम ही नहीं, 1 रुपया फंसाइए और 60 रुपया का लाभ लीजिए, ऐसा कोई काम नहीं है। इसीलिए वहाँ से अलग अलग कंपनी बना के भारत भेजना शुरू कर दिया। तो ये कुछ संबंधित था क्वेश्चन। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत कब आया? तो 1600 ईस्वी में आया। इसके अलावा जितने भी यूरोपीय कंपनी थे वो भी बता दिए। क्लियर है? अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है संथाल विद्रोह कब हुआ? संथाल विद्रोह कब हुआ? ध्यान रखिएगा 1855 ईस्वी में। संथाल विद्रोह कब हुआ? 1855। किनके नेतृत्व में हुआ? सिद्धू एवं कानू। सिद्धू एवं कानू के नेतृत्व में संथाल विद्रोह हुआ था। और ये तब का 1855 में ये जो था झारखंड, बिहार और उड़ीसा, झारखंड, बिहार और उड़ीसा तीनों एक ही प्रांत था। लेकिन अगर वर्तमान समय की बात करें कि संथाल विद्रोह कहाँ हुआ? झारखंड के अंदर। वर्तमान समय में ये कहाँ पर है? झारखंड। और 1855 में बिहार, बंगाल और उड़ीसा तीनों का एक ही क्षेत्र था। संथाल विद्रोह हुआ कब? 1855 में। किसके नेतृत्व में हुआ? सिद्धू एवं कानू के नेतृत्व में। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखो अगला क्वेश्चन है रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? तो ध्यान रखिएगा मणिकर्णिका। मणिकर्णिका। मणिकर्णिका भी याद रखिएगा, मनु भी याद रखिएगा और छबीली, ये तीनों इसी का नाम है। छबीली, छबीली, मणिकर्णिका, मनु और छबीली, तीनों किसका नाम है? रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई 1857 ईस्वी की क्रांति, 1857 ईस्वी की क्रांति में झांसी का नेतृत्व किया था। झांसी का नेतृत्व, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है। 1857 ईस्वी की क्रांति में झांसी से नेतृत्व किसने किया था? तो याद रखिएगा रानी लक्ष्मीबाई ने। रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम मणिकर्णिका, मनु और छबीली, तीनों याद रखिएगा। और 1857 ईस्वी की क्रांति में झांसी का नेतृत्व किसने किया था? रानी लक्ष्मीबाई ने। क्लियर है? अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन जो है 1857 ईस्वी की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल, यानी 1857 ईस्वी में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? इसका जो सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड
कैनिंग। याद रखिएगा, लॉर्ड कैनिंग जो थे 1857 ईस्वी की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल थे। और इसी के समय में 10 मई, ध्यान रखिएगा, 10 मई 1857 को मेरठ से, मेरठ कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश। मेरठ के अंदर एक पुलिस छावनी हुआ करता था मेरठ में, और इसी मेरठ के पुलिस छावनी में एक सैनिक हुआ करता था जिसका नाम है मंगल पांडे। क्या नाम है? मंगल पांडे। इन्हीं के द्वारा भारत की पहला स्वतंत्रता संग्राम 1857, इसी का दूसरा नाम है सिपाही विद्रोह भी। इसी का दूसरा क्या नाम है? सिपाही विद्रोह। भारत में सिपाही विद्रोह कब हुआ? 1857। ये सिपाही ने विद्रोह शुरू ही किया था, इसलिए इसको सिपाही विद्रोह के भी नाम से जानते हैं। कब स्टार्ट हुआ? 10 मई 1857। कहाँ से शुरू हुआ था? मेरठ से। किसने शुरू किया था? मंगल पांडे ने। और ये जो आंदोलन था, ये जो क्रांति था, अलग अलग जगह से अलग अलग लोगों ने नेतृत्व किया था। जैसे मान लीजिए बिहार की बात की करें तो बिहार से इसका जो नेतृत्व किया था वीर कुंवर सिंह ने। किसने नेतृत्व किया था? जिसे कानपुर से किया था नाना साहेब तांतिया टोपे ने किया था। एक क्वेश्चन आप लोग ध्यान रखिएगा, अगर बिहार की बात किया जाए, बिहार, तो बिहार में आप लोगों को आएगा, बिहार आए, पटना आए, जगदीशपुर आए, आरा आए, तो आप आंसर क्या करेंगे? वीर कुंवर सिंह। 1857 ईस्वी की क्रांति में बिहार का पूछे, पटना का पूछे, आरा का पूछे या जगदीशपुर का पूछे, आंसर क्या करेंगे? वीर कुंवर सिंह। तो ध्यान रखिएगा, 1857 ईस्वी की क्रांति के समय भारत का जो गवर्नर जनरल था, कौन था? लॉर्ड कैनिंग। 1857 ईस्वी की क्रांति कब शुरू हुई? 10 मई 1857 ईस्वी को। कहाँ से शुरू हुआ? मेरठ से। और किसने शुरू किया? मंगल पांडे ने। मंगल पांडे मेरठ के अंदर सिपाही थे, वहाँ पर पुलिस छावनी हुआ करता था, और पुलिस छावनी के अंदर ये सिपाही के पद, इसी ने शुरू किया पहला स्वतंत्रता संग्राम, जिसका क्या नाम है? 1857 की क्रांति, या इसी का दूसरा नाम है सिपाही विद्रोह भी। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन था किससे? 1857 की क्रांति। आज की सभा हम लोग यहीं तक रहने देंगे। अगली सभा में हम लोग अगले दिन मिलते हैं फिर से। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।